देख रहे हैं ये देश है हमारा अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। एक महीने तक चले सियासी संग्राम का नतीजा करीब एक हफ्ते बाद हम सबके समक्ष होगा और यह तय हो जाएगा कि कौन करेगा राज और किसके सर से छिन जाएगा ताज। 5 राज्यों का रिजल्ट सामने आता ही 2024 की भी उल्टी गिनती की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन चुनाव का अंतिम दौर आते आते सियासी तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। सनातन से लेकर करप्शन तक प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोल डाला है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी श्री बांके बिहारी के दर्शन करने मथुरा पहुंच गए, जिसे लेकर कांग्रेस और बाकी विरोधी दलों ने आसमान सिर पे उठा लिया। विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन का गेम खेल रही है, उसकी चाल चल रही है, तो बीजेपी विपक्ष पर सनातन विरोधी होने का लगातार आरोप लगा रही है। लेकिन इस चुनावी गर्मी के बीच एक और बड़ी घटना हुई है। भड़काऊ एजेंडा चलाने में बड़े एक्सपर्ट लेकिन छोटे ओवैसी खुलेआम पब्लिक रैली में पुलिस वाले को धमकी देने पर उतर आए थे। और इन सब के बीच कश्मीर से केरल तक हलाल के नाम पर भी सियासी झटके का दौर जारी है। तो आज जनता के बीच इन तमाम मुद्दों पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। 3 दिसंबर किसका नंबर, आज का एजेंडा खास तौर पर यह देश है हमारा में इसी विषय पर व्यूअर्स। ऐसे लोग हैं जिनको अपने परिवार की आने वाली पीढ़ियों की चिंता है। मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है। 2024 के सेमीफाइनल का दिन अब बेहद करीब है। सबके अपने अपने दावे और वादे हैं। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को 5 राज्यों की जनता किसका नंबर लगाने जा रही है। राजस्थान कह रहा है, जादूगर जी कौन ही मिले वोट जी। इस बार जनता जादूगर बनकर कांग्रेस सरकार को गायब कर लेने वाली है और 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस की सरकार दोबारा राजस्थान में बनेगी ताकि आपकी तरक्की होती जाए। मध्य प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह पहचान रही है और तैयारी हो गई है बीजेपी को विदा करने की। इस बीच बीजेपी हिंदुत्व और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। हमले की जिम्मेदारी भी सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने संभाली है। अब तो कांग्रेस के काले कारनामों की लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। और लाल डायरी, कौन सी लाल डायरी? ईडी इनके पास, इनकम टैक्स इनके पास। अगर लाल डायरी इनके पास है तो उस पर कार्रवाई क्या की? कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। समाज को पोलराइज कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं से खेल रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को यह सूट करता है? सनातन पर कांग्रेस को घेरने के बाद प्रधानमंत्री ने अब अयोध्या और काशी के बाद मथुरा का भी रुख कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिजरज उत्सव में शामिल हुए तो विपक्ष को इसमें सियासी गेम प्लान नजर आने लगा। वो दिन दूर नहीं जब व्रत क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। उधर तेलंगाना में एक बार फिर अकबरुद्दीन ओवैसी ने चुनाव सभा के मंच से ध्रुवीकरण वाली धमकी दे डाली। बड़े आके ठहरे, 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। लाख टके का सवाल यह है कि 5 राज्यों का किला कौन फतह करने वाला है, क्योंकि चुनाव के नतीजों का सीधा असर 2024 से पहले
तमाम राजनीतिक पार्टियों की तैयारी और रणनीति पर पड़ेगा। तो आज हमारे साथ कौन कौन मेहमान है, लेकिन उससे पहले आज हमारे मुद्दे क्या क्या हैं, इस डिबेट के मुद्दे क्या क्या हैं। सनातन पर सियासी संग्राम, मिशन पर भड़काऊ भाईजान और करप्शन पर तीसरा, करप्शन पर पॉलिटिकल टेंशन। आज के ये तीन बड़े मुद्दे हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो ये है डिबेट के बड़े मुद्दे आज तीन। और अब मेहमान कौन कौन है मेरे साथ है? शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक। कुलदीप कुमार है, विधायक, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के आइडियोलॉग। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन है आपका और जनता जनार्दन आपका। स्वागत है आपका इस आज की चर्चा की शुरुआत जब मैं करने जा रहा हूं। तो मेरा पहला सवाल यही है और मैं 50-50 सेकंड का मौका आप सबको देना चाहता हूं। और शुरुआत विवेक श्रीवास्तव आपसे करता हूं। 50 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं, 3 दिसंबर किसका नंबर? क्या आपको लगता है 2024 के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है? 50 सेकंड्स। पांचों राज्यों में भाजपा नहीं आने वाली है, सेक्युलर दल आएंगे, सरकारें बनाएंगे। चाहे ये किसी को मूर्खों का सरदार कहें, गलत भाषा का प्रयोग करें। मथुरा में जाकर के इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टिव्स के बावजूद प्रधानमंत्री ने क्या एग्जाम्पल सेट किया? 5 बजे खत्म हो रहा है और बॉर्डर क्रॉस करके गए और सभा कर रहे हैं। ये वो रोल मॉडल हैं जो देश को दिखाया जा रहा है। मैं एक हमारे पड़ोसी देश का एक एग्जांपल दूंगा। कई सालों पहले एक चुनाव के अंदर इमरान खान का स्टेज टूट गया, गर्दन टूट गई, हॉस्पिटलाइज हो गया। तो नवाज शरीफ ने कहा यह मेरा विपक्षी है, लेकिन क्योंकि इसने चोट खाई है मैं भी 15 दिन तक कैंपेन नहीं करूंगा और फिर भी जीतूंगा। पता नहीं पाकिस्तान से तो सीखते हैं आप लोग। इसको कहते हैं रोल मॉडल। ठीक, आपका रोल मॉडल इमरान खान और नवाज शरीफ होगा, नहीं, वो नहीं। लेकिन इस देश का नहीं है शायद। ठीक है, लेकिन आपने अपने विषय को रखा, आपने 55 सेकंड लिए। शहजाद पूनावाला, बॉर्डर क्रॉस कर लिया, राजस्थान से बॉर्डर क्रॉस करके उत्तर प्रदेश आ गए, बिहांके बिहारी के मंदिर चले गए। लेफ्ट लाल है, मतलब गुस्से में लाल है। देखिए, जब इनकी बंगाल में सरकार हुआ करती थी एक समय पर, तो वहाँ से बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस करके आते थे, तब ये लाल नहीं होते थे। पर अब आज प्रधानमंत्री यदि कृष्ण जन्मभूमि जाते हैं, मथुरा में संत मीरा के जन्मोत्सव के लिए, तो उसके लिए उनको लाल लाल होना है। इसीलिए ये लोग जेएनयू के कैंपस तक ही आज स्थित हो चुके हैं और बाकी कहीं पर भी इनकी सरकार नहीं है। पर देखिए, आपने पूछा 3 दिसंबर को क्या होगा। 3 दिसंबर भाजपा का नंबर, बाकी सब रॉन्ग नंबर। और जादूगर राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ के सौदागर सब छू मंतर। ये इसलिए होने वाला है क्योंकि देखिए, 5 राज्यों में से एक राज्य में हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश। और मैं एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते आपको बताना चाहता हूं, 50 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही। 2003 तक मध्य प्रदेश में बीमारू राज्य बना दिया, नक्सल युक्त बना दिया, डाकू युक्त बना दिया, सिमी युक्त बना दिया, गड्ढे युक्त बना दिया, बिजली मुक्त बना दिया। और हमारी सरकार जो 18 वर्ष से चल रही है, वहां पर हमने नक्सल मुक्त, डाकू मुक्त, सिमी मुक्त, बिजली युक्त, वहां पर सड़कें जो थी 7,000 किलोमीटर, आज 5 लाख किलोमीटर हो चुकी है। मैं समाजवादी पार्टी के पास जा रहा हूं। आप चुनाव से पहले आप लोग इंडिया अलायंस थे, उसके बीच में पीडीए आ गया। क्या आपको लगता है इस चुनाव ने आपको भी बहुत कुछ सिखा दिया है? नहीं, चुनाव, ये बात आपकी सही है। चुनाव सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं और हर किसी को सिखाते हैं जी। प्रत्याशियों को भी सिखाते हैं, मतदाताओं को भी सिखाते हैं, पार्टियों को भी सिखाते हैं। और मध्य प्रदेश में जो हम उम्मीद कर रहे थे उसके उलट कांग्रेस का व्यवहार रहा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और वहाँ हम अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस से अलग लड़े। लेकिन 2 बात मैं कहना चाहता हूँ। एक तो आपका शो जो मुख्य है वो कि 3 दिसंबर को क्या होगा। 3 दिसंबर के कुछ जो इंडिकेशंस बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी हार रही है। अच्छा, बीजेपी के हाथ से राज्य निकल रहे हैं। कौन कौन से? जैसे कि अब मैं कई शो में शामिल हुआ, आपके शो में भी रहे होंगे कोई ना कोई, क्योंकि उस समय हम आ नहीं रहे थे। जी जी जी। तो जब बीजेपी के प्रवक्ताओं से कहा जाता था कि इन विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल माने क्या, तो तुरंत खंडन करते थे, नहीं 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 नहीं, ये सेमीफाइनल नहीं है। इस बात का इंडिकेशन है कि इन्हें लग रहा है कि हम विधानसभा हारेंगे। अगर हम सेमीफाइनल बता देंगे तो फिर लोकसभा में भी हार तय हो जाएगी। नंबर 1 बात। दूसरे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी भाषा का स्तर गिरा और उनके भाषणों में बौखलाहट दिखाई दी। इस देश में प्रधानमंत्री के स्तर के किसी व्यक्ति ने ऐसी हल्की भाषा कभी नहीं बोली कि विपक्ष के नेता को मूर्खों का सरदार कहा हो, या ये कहा हो वोटर से ऐसे बटन दबाना। मोदी जी ने किसी का नाम तो नहीं लिया था मोदी जी। बेशक नाम ना लिया हो, लेकिन मूर्खों का सरदार तो कहा। किसको? मूर्खों, हमें इस पे आपत्ति नहीं, किसके लिए कहा, हमें इस बात पे आपत्ति है कि प्रधानमंत्री मूर्खों का सरदार जैसी भाषा बोले। दूसरे उन्होंने ये कहा रैली में भाषण देते हुए, ये कहा
ऐसे बटन दबाना ईवीएम का जैसे इनको फांसी दे रहे हो। ये गांधी का देश है, ये गॉडसे का देश नहीं है। यहाँ फांसी नहीं चलेगी, यहाँ गोली नहीं चलेगी, यहाँ शालीन भाषा चलेगी, लोकतंत्र चलेगा। हम आपके विपक्षी हैं, अलग बात है, लेकिन हम शालीन भाषा में तथ्य के साथ प्रोफेसर आपने भी अपने वक्त से ऊपर ही टाइम लिया। प्रोफेसर रागी, देखिए भाषा की मर्यादा के अगर टूटने की बात होगी तो बहुत सी बातें होंगी, लेकिन 3 दिसंबर किसका नंबर जो विषय है, देखिए और मूर्खों का सरदार पे आपत्ति है विपक्ष को। देखिए 3 दिसंबर तो सारे मतपेटी में बंद हो चुके हैं, और चाहे ये कहें वो कहें, सबका सब आकलन है, क्योंकि हमको पता है कि सेफोलॉजिस्टों को बहुत बार जो है वो बड़ा धूल चाटनी पड़ी है। रही बात भाषा की, तो जब अमित शाह और प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश में चुनाव के अभियान लड़ रहे थे, यही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने क्या प्रधानमंत्री के लिए भाषा प्रयोग किया था? 2 गुजराती गधों शब्द का प्रयोग किया था। ये लोग भाषा सिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था, किसी और ने नहीं कहा था। इस प्रकार की भाषा अपने प्रधानमंत्री के लिए, कांग्रेस पार्टी के युवराज और उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी कहते थे तू। ये मैं आप कोई भी, आप सब बच्चे हैं, हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप लोग कोई भी गूगल करके आप देख लीजिएगा। हम अपने से बड़ों के प्रति इस प्रकार के असंस्कारित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। एक उम्र की भी हमारी सीमा होती है। और प्रधानमंत्री का पद, हम भाटी जी को चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तू तड़ाका नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हम बड़े हैं ये, और बड़े का हमारे भारत की परंपरा में, भारत के सांस्कृतिक मर्यादा में इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन वो सारी मर्यादाएं तोड़ करके जी। राहुल गांधी जी ने इसका प्रयोग किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनीति की जो गिरावट है और जो प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए थी, उसकी जगह जो वैमनस्यता है, इसका सूत्रपात श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उसी समय रख दिया था जब एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने मौत का सौदागर शब्द। ठीक है सर, यू मेड योर पॉइंट। ओके जी, कुलदीप जी, क्या आपको लगता है कि 3 दिसंबर किसी का भी नंबर आए, लेकिन आम आदमी पार्टी का नंबर तो नहीं आने वाला इन 5 में से किसी राज्य के अंदर? देखिए 3 दिसंबर तो जो नंबर है जनता का नंबर है, जनता तय कर चुकी है कि उसे किसको लेके आना है। और जो सरकारें वहाँ रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश में रही हैं और राज्यों में रही हो, उन्होंने जनता को धोखा दिया। आम आदमी पार्टी स्पष्ट करती है, आम आदमी पार्टी हमेशा युवाओं की बात करती है, बिजली की बात करती है, पानी की बात करती है, शिक्षा की बात करती है। हम ये जाति धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ाने वाले लोग नहीं है। हम तो गारंटी देते हैं, और जो हम गारंटी देते हैं गारंटी को पूरी करते हैं। जो गारंटी हमने दिल्ली में दी, उस गारंटी को पूरा किया। हमने दिल्ली के लोगों से कहा हम आपको बिजली देंगे, लोगों को बिजली दी। हमने पंजाब के लोगों से कहा आपको बिजली देंगे, हमने बिजली दी। हमने पानी की बात करी, हमने अच्छे स्कूल की बात करी, अच्छे अस्पताल की बात करी, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक की बात करी। और वही गारंटी अब हम पहली बार चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश, गारंटी तो मोदी जी भी दे रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, एक-एक करके सबको जेल भेज देंगे। अमीश भाई, मोदी जी देते हैं जुमला, 15 लाख का जुमला, 2 करोड़ रोजगार का जुमला, और मिला किसी को नहीं आज तक। बताओ किसको मिला? मोदी जुमला दिया, अगर उन्होंने सच्चाई कही होती तो लोग उनके साथ होते। उन्होंने केवल जुमला दिया है। तो मोदी जी जुमले देते हैं, अरविंद केजरीवाल गारंटी देते हैं, और जो गारंटी देते हैं उस गारंटी को पूरी करते हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। तो इसलिए 3 दिसंबर को मुझे लगता है कि वहां की जनता जरूर आम आदमी पार्टी भरोसा करेगी। जहां जहां हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनका सपोर्ट करेगी, क्योंकि हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, काम की राजनीति। शेहजाद पूनावाला रिप्लाई। इन्होंने 1 पे 1 फ्री की गारंटी भी दी थी क्या? इन्होंने तो गारंटी दी थी कि महिलाओं से पूछ के शराब के ठेके खोलेंगे, पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, दिल्ली को नशा मुक्त बनाएंगे, दिल्ली को नशा युक्त बना दिया और प्रदूषण मुक्त बना दिया। नशा मुक्त और प्रदूषण मुक्त बना दिया। आप बीच में बोल रहे हैं मध्य प्रदेश शराब नहीं बिकती है। मैंने इनके बीच में नहीं बोला। मध्य प्रदेश में शहजाद जी की सरकार है, बता दें शराब बिकती है। आप आपके बीच में नहीं बोले, उन्होंने विरोधियों को बीच में 3 महीने फ्री देते हैं मध्य प्रदेश में। ये तो कह रहे हैं ऐसे पियोगे मर जाओ घर जाके। सर गुजरात में ऐसी देते हैं 30 सेकंड सुन लीजिए ना, और लोग पी के मर जाए। अच्छा अमीश भाई 30 सेकंड सुन लीजिए, 30 सेकंड। इनकी तो ऐसी गारंटी है और ऐसी सेमीफाइनल है, कांग्रेस तो इनको सेमीफाइनल खेलने नहीं दे रही है, और कांग्रेस इनकी गारंटी नहीं ले रही है, ना ये कांग्रेस की गारंटी ले पा रहे। अच्छा चलिए आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए
अभी इन्होंने कहा कि भाषा की मर्यादा। मैं हमेशा, मुझे अच्छा लगता है कि जब भाटी जी मेरे साथ होते हैं डिबेट में, ये एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है। भाटी जी, आप उस समय पर मेरे से ज्यादा एक्टिव रहे होंगे। वाजपेयी जी को सदन के पटल पर सोनिया गांधी ने गद्दार कहा था, वहां पर दूर दूर तक मोदी जी तो थे भी नहीं। उस समय पर आपने विरोध किया था क्या? जब कहा था एक शेरनी 100 लंगूर, और 100 लंगूर में कौन थे? लोहिया, जेपी, मुलायम सिंह यादव, कांग्रेस के जो भी विरोधी दल थे, बीजेपी के बड़े नेता वाजपेयी जी, अडवाणी जी, 100 लंगूर कहा था, तब आप कहां थे? और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। हाँ, चिकमंगलूर। अरे भाई छोड़ो अखिलेश, कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट अखिलेश जी कह रहे चिरकुट नेता कांग्रेसियों को, वो कह रहे अखिलेश, ये कौन सी भाषा की मर्यादा है, जरा ये भी बता दीजिए। और वो उनका पर्सनल मैटर है, मतलब उनका कांग्रेस का मैटर नहीं है। बात शब्दों की, अरे मैं अपनी कर रहा हूँ भाई, आपका तो स्टेक ही नहीं है। आप अपनी क्यों नहीं स्टेक है भाई? इनकी तो पार्टी नहीं है, तेलंगाना में खुद के कामों के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। इनकी पार्टी आपके पास, सुन लीजिए, इनकी पार्टी कहाँ है? अच्छा, इनकी एक कॉमरेड थी, वो कॉमरेड भी छोड़ देना चुके जम्मू कश्मीर से। इनकी एक जम्मू कश्मीर की शैला राशिद कॉमरेड भी छोड़ चुके। और सुन लीजिए आखिरी बात, ऐसे थोड़ी होता है, मेरी आखिरी बात समाप्त होने दो, उसके बाद देखिए भाई, विवेक 30 सेकंड। ये रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनके पार्टी की सरकार है केंद्र में, इनको रोल मॉडल होना चाहिए, इनको खुले में बोलना चाहिए। मैं भाजपा से हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरे काम है। लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं मेरा कोई काम नहीं, ये आम आदमी पार्टी में कमी, वो समाजवादी में कमी, ये लेफ्ट में कमी, ये कांग्रेस में कमी, ये लड़ रहे हैं, 30 सेकंड वो मिल रहे हैं। अमित जी, आपने 30 क्या सेकंड किया? जी, क्या है आपकी उपलब्धि? सुन लेते अमित जी, 5 राज्यों में जहां पर हमारी सरकार है, मैंने तो उसके काम गिनवा दिए, परंतु जो बाकी राज्यों में इनकी सरकारें हैं, राजस्थान के काम हम नहीं पूछेंगे क्या? राजस्थान में नहीं पूछेंगे पेपर लीक क्यों है? राजस्थान में ये नहीं पूछेंगे महिला उत्पीड़न में नंबर 1 क्यों है? छत्तीसगढ़ में नहीं पूछेंगे इतना घोटाला क्यों हुआ? गोबर में भी घोटाला, गोठान में भी घोटाला, भर्ती में घोटाला। परंतु मेरा सवाल इनसे ये, देखिए इन्होंने क्या कहा अभी, इन्होंने कहा कि ईवीएम दबाकर फांसी की सजा देनी है, वैसे ईवीएम दबाना है। ये क्यों बोला? भाटी जी, अगर पीएफआई की मार्च निकाली जाती है राजस्थान में और हिंदू यात्राओं को रोक लगाई जाती है, तो ऐसे पीएफआई के आतंकवादियों को फांसी की सजा देने के लिए ही हम वोट देंगे। पेपर लीक माफिया जिन्होंने 70 लाख युवाओं के भविष्य को तार किया है, उनको फांसी की सजा ही हम देंगे। और जो महिलाओं का उत्पीड़न करेंगे, उनको फांसी की सजा ही हम देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। अच्छा, एक आरोप बड़ी बात करनी है ना। मैं राजकुमार भाटी की बात करता हूं। गारंटी दीजिए लोगों को आज, ठीक है, ब्रजभूषण सिंह को सजा कम मिलेगी, ये गारंटी देके बताएं, जिनके खिलाफ देश की महिला पहलवान बैठी हुई थी। मैं जवाब देता हूं। इसका सवाल आगे, जवाब आगे दीजिएगा। लेकिन राजकुमार भाटी, बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि वो हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी कम्युनल कार्ड खेल रही है। प्रधानमंत्री मोदी पे आरोप लग रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे आरोप लग रहा है, शहजाद पूनावाला पे भी आरोप लग रहा है कि इन्होंने ट्वीट कर दिया कन्हैयालाल साहू की वो की संकेतिक वो मशीन जिसके अंदर खून के धब्बे थे, और बोला कि देखिए इसका अब आप लोगों को बदला लेना है। माननीय मोदी जी का सिद्धहस्त फार्मूला है उनका। क्या फार्मूला है? फार्मूला है सिद्धहस्त जी, कि वो जब भी चुनाव का जो यानी फिक्स्ड फार्मूला है। हाँ, प्रचार खत्म होता है जिस समय 5 बजे चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है, एक दिन पहले, कि अब कोई प्रचार नहीं करेगा। प्रचार न करने का मतलब होता है पार्टी का सिंबल, पार्टी का कैंडिडेट, पार्टी के चुनाव चिन्ह, पार्टी का कोई नेता सार्वजनिक रूप से न दिखाई दे। मोदी जी तुरंत हर चुनाव में, ऐसा नहीं इसी चुनाव में हुआ है, और अब तो इतने हैबिचुअल हो गए हैं वो कि हम आपत्ति भी नहीं करते, क्योंकि उनकी आदत है, वो करते हैं। हर चुनाव के बाद किसी न किसी के हैबिचुअल हो गए, किसी ना किसी मंदिर में पहुंच जाते हैं, मूर्ति के सामने ध्यान लगा के बैठ जाते हैं, तिलक लगा के चौड़ा सा, और सारे चैनल जो चैनल हैं उनके समर्थक, शहजाद भाई, चैनल कैमरा ले लेके पहले ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि सेट होता है प्रोग्राम, और फिर वो से 12 घंटे तक चैनल दिखाते रहते हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन है, ये संचार साधनों का दुरुपयोग है, और ये कानून को अंगूठा दिखाना है कि मैं तो इस तरह कानून तोड़ूंगा, तुम मेरा बिगाड़ो, क्या बिगाड़ोगे? एक मिनट आप बोल लीजिए, उसके बाद दो बातों का जवाब और दे दूं। एक तो शहजाद भाई ने गिनवाई गलतियां, किसने किस के लिए क्या कहा। मैं ईमानदारी से ये मानता हूं कि हम किसी की कमियां गिनवा के अपनी कमियों को नहीं छिपा सकते, हमें पहले अपनी कमी दूर करनी चाहिए। मेरी कोई गलती है, मैं तुरंत मानने को तैयार हूं, लेकिन जो आपने कहा कि गधा कहा था, गधा उनके लिए नहीं कहा था। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मेरी पार्टी सम्मान करती है, गधा उनके लिए नहीं कहा था।
ये स्टूडेंट बैठे हैं सारे, उस पर चेक करो गूगल पे अभी, गुजरात के गधे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, देश में नहीं पूरी दुनिया में। गुजरात में बहुत अच्छी नस्ल के गधे पाए जाते हैं। ओके ओके ओके, तो उसके लिए कहा था गुजरात के गधे सारे देश में घूम रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो उस लॉजिक से प्रधानमंत्री मोदी का बयान, एग्जैक्ट बयान मेरे पास वीडियो में चलाना नहीं चाहता, वेस्ट ऑफ टाइम है। उन्होंने कहा कांग्रेस के महाज्ञानी और फिर उन्होंने कहा मूर्खों के सरदार। तो इन्होंने कांग्रेस के महाज्ञानी क्यों राहुल गांधी को नहीं समझा? मतलब राहुल गांधी ने अपनी छवि ऐसी बना ली है कि कोई महाज्ञानी समझने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस के महाज्ञानी, परंतु इनके साथी भी कहते हैं यह महाज्ञानी हो ही नहीं सकता, यह मूर्खों का सरदार ही है। तो कैसे आप कह रहे हैं? देखिए सुन लीजिए, मूर्खों का सरदार ही शब्द किया। सुनिए, मैं आपको सुना दूं, महाज्ञानी सुना दूं तो एक सेकंड, महाज्ञानी सुना दूं तो एक सेकंड, चुनौती दी है तो सुन लीजिए। नहीं वो दूसरा क्या सुना रहे हो? नहीं मैं सुना देता। एक सेकंड मैं भी सुना। सुन लीजिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कह रहे थे, सुन लीजिए पूरा प्लीज। भारत के पास, यहाँ के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, हो गया। अब उन्होंने तो कांग्रेस के महाज्ञानी बोला, इन्होंने क्यों मूर्खों का सरदार समझा? राहुल गांधी का प्रवक्ता ने प्रवक्ता ने कहा धोखेबाज है। अब सुन लीजिए, देखिए एक एक करके अब भाषा की बात कर रहे हैं तो कह रहे गुजरात के गधे बहुत फेमस है। तो बताइए, जब जया प्रदा जी के लिए आजम खान ने इनरवेयर को लेकर बोला था, उसका भी तर्क देंगे क्या? अबू आजमी ने जो महिलाओं को लेकर बोला था, और शफीकुर रहमान बर्क ने, जब हमने महिलाओं की एज, मैरिज एज 18 से 21 की थी, तो बहनें बेटियों सुनो क्या बोला था? उन्होंने बोला था यह आवारा है। उसके लिए क्या तर्क है आपका? बताइए आप मुझे। जी जी सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, अब आप जवाब। अच्छा अब आपको मौका दो, इनकी बारी। मैं पहले ही कह चुका हूं, किसी ने अगर गलत बोला है, चाहे वो मेरी पार्टी क्या कार्रवाई हुई? गलत है तो गलत है। लेकिन एक बात, सरदार वाले आपने महाज्ञानी क्यों नहीं लिया? ये तो लॉजिकल बात है ना, मूर्खों का सरदार। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। वो है जिसने किसी ने भाषा विज्ञान पढ़ा हो, शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। शक्ति लक्षणा भी होती है, अर्थ जो लाक्षणिक होता है। अगर हम किसी को महाविद्वान कहते हैं, कई बार उसका अर्थ मूर्खी होता है, उसमें लाक्षणिक अर्थ लीजिए आप। और फिर मुझे पता है कांग्रेस से बदला ले रहे हैं, लेकिन ऐसा बदला ना ले। उसके बाद मुझे पता है कांग्रेस ने आपको इस बार चुभाया है, लेकिन इतना भी मत चुभाइए। उसके बाद मूर्खों का सरदार भी बोला। ठीक है, अरे मूर्खों के सरदार। देखिए प्रोफेसर, आप पे समझा वो रहे हैं। नहीं मैं असल बात पे जो एक्सप्लेनेशन मैं कई बार, ये तस्वीर जानी चाहिए भाई। मैं कई बार ये बोला हूं कि राजनीति में व्यंग चलते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना हमको बिल्कुल प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की भाषा का प्रयोग। इस संदर्भ में क्या थी? आप प्रोफेसर हैं, वो दोनों तो नेता हैं। थोड़ी देर के लिए आप अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि को जरा पीछे करिए। इसमें क्या था? ये तारीफ थी या कान को उल्टा पकड़ना था? देखिए ये क्या था? ये व्यंजना की भाषा थी और सब कोई जानता है कि राहुल गांधी पर प्रयोग किया हुआ था। इसमें कोई अब आप ये कोई चीजें होती है ना, एक हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते थे स्वयं सिद्ध प्रमेय। तो जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा महामूर्खों का सरदार, तो वो स्वयं सिद्ध प्रमेय की तरह सारे जनता लोगों ने वैसे ही लिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए मुझे लगता है कि जो 2024 का चुनाव था, अभी था नहीं, माने आने वाला है, जी, उसकी पटकथा एक तरीके से मथुरा से प्रधानमंत्री ने लिखना शुरू कर दिया है। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि कहीं न कहीं जो ये संकल्प था हिंदू समाज का, हिंदू संतों का, कि हम ये तीनों मंदिर मुक्त कराएंगे, तो काशी और मथुरा दोनों के मुक्ति के आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे, प्रधानमंत्री जी ने वहां जाकर के कहा कि भगवान का विराट दिव्य दर्शन जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे। यानी कि मथुरा के उद्धार का रास्ता मुझे न कहीं लगता है कि वो प्रबल होगी, बलवती होगी। और 2024 में जो है
इस तक मुझे लगता है कि उससे पहले पब्लिक के सवाल कोई सवाल इसके ऊपर जो 2024 के चुनाव की बात करी उस पर आप लोग सवाल अपने तैयार रखिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये जो अभी प्रोफेसर रागी ने बात करी, कुलदीप कुमार जी, कि 24 का चुनाव का एजेंडा सेट हो गया है, जो प्रधानमंत्री मोदी की मथुरा विजिट थी उसको लेकर, उस विषय पर आपकी राय? देखिए, प्रधानमंत्री जी का एजेंडा सेट है, उन्हें हिंदू मुसलमान चुनाव लड़ना है पूरे देश के अंदर। अरे आप काम पे चुनाव लड़िए। आपको बताइए 9 साल आपकी सरकार इस देश में रही है, 9 साल में आपने क्या काम किया? आपने युवाओं से कहा था, आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपने कहा था 40 लीटर डीजल पेट्रोल देंगे, उसका क्या रहा? उसकी बात करो ना, उसका क्या रहा? आपने कहा था हर व्यक्ति को उसको घर देंगे, उसका क्या रहा? उन मुद्दों की बात करो, ऐसे मत भागो। और भाषा की बात कर रहे थे अभी, मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था जब पश्चिम बंगाल चुनाव था? उन्होंने कहा था एक महिला मुख्यमंत्री को दीदी, ओ दीदी, किसको कहा था? प्रधानमंत्री जी ने वहां की मुख्यमंत्री को कहा था। तो यह भाषा की मर्यादा है। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने क्या कहा था? गोली मारो सालों को। यह भाजपा देश के गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को पब्लिक ने बोला, केंद्रीय मंत्री की भाषा थी गोली मारो सालों को, और खुले मन से उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा दीदी और दीदी, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इंडी अलायंस के नेता उदयनिधि स्टैलिन जो इनके साथी है, उन पर एक शब्द नहीं बोलते। जिनके स्वप्न में श्री कृष्ण आते हैं, जिनको तीर्थ यात्रा भेजने का प्लान सूझता है, वो लोग एक शब्द नहीं बोलते। जब मां लक्ष्मी के बारे में, दिवाली के बाद मां लक्ष्मी के बारे में क्या बोला गया, रामचरितमानस के बारे में क्या बोला गया समाजवादी की पार्टी के द्वारा, हिंदू धर्म धोखा है ये बोला गया, हिंदू धर्म को एड्स के साथ तुलना की गई, हिंदू धर्म और राम जी काल्पनिक है ये कहा गया कि सनातन को समाप्त करना है एड्स की तरह है। तो ये सारे बातें सांप्रदायिक नहीं थे। विवेक जी देखिए, डेवलपमेंट कर नहीं पाए, 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाना पड़ा। आप इसके तो वो देश, बोलने दीजिए वो देश जिसमें भोजन जैसी बेसिक नेसेसिटी के लिए सरकार जाए और बोले आओ खाना खा लो, मरोगे नहीं, क्या वो डेवलपमेंट है? और फिर कह रहे हैं क्या प्रधानमंत्री 5 साल और मैं खिलाऊंगा जरूर आपको। इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये कह रहे हैं भी बैठ करके राजस्थान के बारे में, और आपके डेवलपमेंट नहीं हुई है। एक सेकंड, पर देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अरे सर, हंगर इंडेक्स कर दी है, कहां पर है? नहीं हुई है, पूछे हंगर इंडेक्स में हम कहां पर हैं? दूसरी बात पे आ जाता हूं मैं। ये पूरी स्पीच में क्या कह रहे थे? कह साहब हिंदू को कुछ नहीं मिला, मुसलमान को मिला, हिंदू को कुछ नहीं मिला, मुसलमान को। ये कर क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं 85% हिंदुओं को, 14% मुसलमानों से खतरा हो गया। मुगल आ जाएंगे, मुसलमान आ जाएंगे, उनकी आबादी बढ़ जाएगी, आप मारे जाएंगे, हम आपके चैंपियन हैं, बीजेपी का कॉपीराइट है हिंदुओं पर, हमें वोट दो। डेवलपमेंट हुई नहीं है। और पहुंच गए मथुरा, इसलिए पहुंचे कि अब अयोध्या तो मैंने किसी तरह से बुना लिया साहब, वोट ले लिए, अब आगे क्या करूं? चलो अब कृष्ण जन्मभूमि करेंगे। अरे भाई कुछ कर लो देश के लिए। एक सेकंड, अगर गलती से आ गए हो। और पनौती शब्द को बड़ा दर्द हुआ था, पनौती शब्द पे बहुत दर्द हुआ था, पनौती शब्द पे। मुझे लगता है भाषा की मर्यादा को रखिए। एक मैं आपको अभी आप आंकड़े चेक कर लीजिए। जहां पर 34 वर्ष बंगाल में इनकी सरकार रही, वहां पर मुसलमानों की स्थिति और गुजरात में मुसलमानों की स्थिति, हर आंकड़े में एजुकेशन से लेकर लोन तक, फाइनेंशियल इंक्लूजन तक, मुसलमान और आम जनमानस की स्थिति गुजरात में बेहतर है। और जहां 34 वर्ष और 13 साल अभी ममता दीदी की सरकार, वहां पर सबसे ज्यादा बुरी हालत है। मुसलमानों के लिए काम हुआ है। ये देश है हमारा। में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर यह चर्चा आगे जारी रहेगी। आप देखते रहिए वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट से सवाल पूछेंगे युवा। चलिए हेमंत शर्मा बता दीजिए। अरे भाई नहीं है करप्ट, हेमंत शर्मा नहीं है करप्ट, नहीं है क्यों लेके घूमते? अब बोले सोने वाले के बताइए, अब बोले सोने वाले के वोटर स्कैम को घोटाले क्योंकि कोर्ट ने घूमते बताइए, रिजेक्ट कर दिया। लेके घूमते वोटर स्कैम घोटाले बाद। त्रेता युग से बंद थी वो आंखें। मेरे ऋषियों ने, मेरे गुरुओं ने और शास्त्रों ने ये बताया कि शनि के नेत्र खुलते कैम तो प्रलय आ जाएगी। शनि कभी भी अपने नेत्र नहीं खोलते हैं। फिर कलयुग में क्यों हुआ ये चमत्कार? देश में भयंकर विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाएगी। क्रोध की दृष्टि से देख रहे हैं तो शायद ही यहाँ कुछ बचेगा। देखिए शनि का उल्का अवतार, आधी हकीकत आधा फसाना। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। रेस्क्यू में जुटी केंद्र और राज्य सरकार की टीमों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग।
जिसमें सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए नई रणनीति पर भी चर्चा हुई। सुरंग में मलबा हटाने का काम शुक्रवार को एक बार फिर ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन के खराब हो जाने की वजह से रुक गया था, जिसे ठीक करने में रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। बताया गया कि अब तक करीब 50 मीटर तक मलबा हटाया जा चुका है और करीब 8 से 10 मीटर मलबा हटाया जाना अभी बाकी है। ठीक से हैं, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं, तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन 2 बार खराब हो जाने की वजह से मजदूरों को बाहर निकालने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट ऑर्नल डिग्स के मुताबिक मजदूरों को बाहर निकलने में अभी 1 महीने का वक्त और लग सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक मलबा अमेरिका की ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए हटाया जा रहा था, लेकिन पिछले 4 दिनों में ऑगर मशीन 2 बार खराब हो गई। टनलिंग एक्सपर्ट ऑर्नल डिग्स ने बताया कि ऑगर मशीन के ब्लेड टूट जाने की वजह से आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन मैनुअली किया जाएगा, यानी 50 मीटर के आगे मजदूरों तक पहुंचने के लिए सुरंग से मजदूरों की मदद से सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे मलबा हटाने का काम किया जाएगा। walking on glass। जिसमें सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने में 1 महीने का वक्त लग सकता है, यानी उन मजदूरों को सुरंग से बाहर निकलने में क्रिसमस तक का भी समय लग सकता है। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे विकल्पों पर भी काम होना शुरू हो चुका है। सुरंग से मलबा हटाने के काम में हो रही देरी की वजह से अब सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया है और इसके लिए सिलक्यारा सुरंग के अंदर नई मशीनों का पहुंचना शुरू हो चुका है। अभी तक ऑगर मशीन के जरिए सुरंग के अंदर भरे मलबे को हटाने का काम किया जा रहा था, लेकिन ऑगर मशीन के खराब हो जाने के बाद सुरंग में फंसे उन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे तरीकों पर भी काम शुरू कर दिया गया, ताकि उन्हें जल्द से जल्द सुरंग के बाहर लाया जा सके। देखिए नई मशीनें जो है जो सड़कों पर फिलहाल खड़ी थी वो अब अंदर की तरफ आने लगी है। ये ड्रिलर मशीन का हिस्सा है जो अंदर की तरफ आया है, जिससे ड्रिलिंग की जाती है और इसको भी इस्तेमाल करने की जो बारी है वो आ रही है और इस वजह से एक एक करके तमाम मशीनें जो हैं बाहर आती जा रही हैं। अब जरा हाइट पर अगर आप देखेंगे तो आपको वो ऊपर जो मशीन है वो नज़र आएगी जो ड्रिलिंग के लिए पहुंचाई जा रही है और ये लाल रंग की जो मशीन आपको ऊपर नज़र आ रही है ये ड्रिलिंग का आगे का हिस्सा है, जिसमें पार्ट्स लगते हैं अलग अलग। तो जो नीचे का हिस्सा हमने दिखाया वो उसी मशीन में लगने वाला पार्ट है। इसलिए सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग का काम शुरू करने के लिए मशीनों को सुरंग के ऊपर पहुँचाया जाना शुरू कर दिया गया है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने की नई योजनाओं में लंबा वक्त लगना तय है, इसलिए सुरंग के अंदर उन मजदूरों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। और सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों से टेलीफोनिक कम्युनिकेशन बनाने के लिए तार बिछाने का काम भी किया गया। BSNL से मजदूरों से संपर्क करने के लिए सुरंग के अंदर तक टेलीफोन की लाइन बिछाने का काम किया, जिससे मजदूरों के परिवार भी उनसे बात कर सकेंगे। टेलीफोन और तार को खाना पहुंचाने वाली पाइप के जरिए मजदूरों तक भेजा जाएगा। इसके अलावा मजदूरों को सुरंग के अंदर मनोरंजन के लिए मोबाइल फोन भी दिए गए हैं। ये पूरा सेटअप जो है वो बना हुआ है। ये तारें हैं जो यहाँ से टनल तक गई हैं, ये टेलीफोन्स रखे गए हैं, यहाँ पर सिस्टम भी साथ साथ लगा गया है। इसमें होना बस ये है कि ये टेलीफोन्स जो हैं ये उसी फूड पाइप के जरिए, जिसके जरिए फिलहाल बातचीत हो पा रही है, उन फूड पाइप्स के जरिए इस तरीके के लैंडलाइन उन लोगों तक पहुँचाए जाएंगे और उसके बाद इन्हीं की मदद से वो अपने घर वालों से बात कर पाएंगे। माना जा रहा है कि ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन के खराब होने के बाद जिन भी दूसरे विकल्पों पर रेस्क्यू का काम आगे बढ़ाने का विचार हो रहा है, उसमें मजदूरों को बाहर निकालने में काफी वक्त लग सकता है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 14 दिन बीत जाने के बाद भी फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता साफ नहीं हो पाया। इस बीच उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू में जुटी केंद्र और राज्य सरकार की टीमों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए नई रणनीति पर भी चर्चा हुई। सुरंग में मलबा हटाने का काम शुक्रवार को एक बार फिर ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन के खराब हो जाने की वजह से रुक गया था, जिसे ठीक करने में रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। बताया गया कि अब तक करीब 50 मीटर तक मलबा हटाया जा चुका है और करीब 8 से 10 मीटर मलबा हटाया जाना अभी बाकी है। ठीक से हैं, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं, तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन 2 बार खराब हो जाने की वजह से मजदूरों को बाहर निकालने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तराखंड की उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 14 दिन बीत जाने के बाद भी फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता साफ नहीं हो पाया और इस बीच CM पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू में जुटी टीमों के साथ हाई लेवल मीटिंग, जिसमें सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए नई रणनीति पर भी चर्चा हुई।
सुरंग में मलबा हटाने का काम शुक्रवार को एक बार फिर ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन के खराब हो जाने की वजह से रुक गया था, जिसे ठीक करने में रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। बताया गया कि अब तक करीब 50 मीटर तक मलबा हटाया जा चुका है और करीब 8 से 10 मीटर मलबा हटाया जाना अभी बाकी है। ठीक से हैं, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं, तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन 2 बार खराब हो जाने की वजह से मजदूरों को बाहर निकालने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम अब मैनुअली मलबा हटाने का काम करेगी। ये फैसला मलबा हटाने के काम में जुटी मशीन के बार खराब हो जाने की वजह से लिया गया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि जैसे ही सुरंग के अंदर से ड्रिलिंग मशीन ऑगर को बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद मैनुअली मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा सुरंग के अंदर पहुंचने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू हो गया है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। 14 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता साफ नहीं हो पाया है, जो कि सभी के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम शुरू हो चुका है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऐसे में अब रेस्क्यू टीम वर्टिकल ड्रिलिंग के विकल्प पर भी काम कर रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब वर्टिकल ड्रिलिंग की भी शुरुआत की जाएगी। तस्वीरें फिलहाल इस वक्त दिखा रहे हैं, तो देखिए नई मशीनें जो हैं, जो सड़कों पर फिलहाल खड़ी थी, वो अब अंदर की तरफ आने लगी। ये ड्रिलर मशीन का हिस्सा है जो अंदर की तरफ आया है, जिससे ड्रिलिंग की जाती है और इसको भी इस्तेमाल करने की जो बारी है वो आ रही है और इस वजह से एक एक करके तमाम मशीनें जो हैं बाहर आती जा रही हैं। अब ज़रा हाइट पर अगर आप देखेंगे तो आपको वो ऊपर जो मशीन है वो नज़र आएगी, जो ड्रिलिंग के लिए पहुंचाई जा रही है। और ये लाल रंग की जो मशीन आपको ऊपर नज़र आ रही है, ये ड्रिलिंग का आगे का हिस्सा है, जिसमें पार्ट्स लगते हैं अलग अलग। तो जो नीचे का हिस्सा हमने दिखाया वो उसी मशीन में लगने वाला पार्ट है और ऊपर जहाँ आप देख रहे हैं ये मशीन लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यानी कि जैसा कि कहा जा रहा था कि 5 मोर्चों में एक साथ काम हो रहा है, तो ऐसे में वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारियां यहाँ पर दिखने लगी हैं। ये ड्रिलर का एक इक्विपमेंट नजर आ रहा है, ड्रिलिंग मशीन का एक पार्ट नजर आ रहा है और ऊपर वो ड्रिलिंग मशीन का आगे का हिस्सा भी लगातार पहाड़ियों के रास्ते ऊपर बनता हुआ दिख रहा है। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट ऑनल डिग्स के मुताबिक मजदूरों को बाहर निकलने में अभी 1 महीने का वक्त और लग सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक मलबा अमेरिका की ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए हटाया जा रहा था, लेकिन पिछले 4 दिनों में ऑगर मशीन 2 बार खराब हो गई। टनलिंग एक्सपर्ट ऑर्नल डिग्स ने बताया कि ऑगर मशीन के ब्लेड टूट जाने की वजह से आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन मैनुअली किया जाएगा। यानी 50 मीटर के आगे मजदूरों तक पहुंचने के लिए सुरंग से मजदूरों की मदद से सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे मलबा हटाने का काम किया जाएगा। If it has a big collapse, this would be a terrible thing. So it's like walking on glass. जिसमें सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने में 1 महीने का वक्त लग सकता है। यानी उन मजदूरों को सुरंग से बाहर निकलने में क्रिसमस तक का भी समय लग सकता है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए जद्दोजहद जारी है। मजदूरों को बाहर निकालने महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। तेलंगाना के निर्मल में पीएम की रैली में तिरंगा थामे बच्ची ने मोह लिया पीएम का मन, कहा भारत माता बनकर आई बच्ची देश के लिए प्रेरणा। मैं कब से देख रहा हूं ये बच्ची तिरंगा झंडा लेकर के ऐसे देखिए वो भारत माता बन के आई है। वाह वाह वाह, देखिए हर नौजवान को प्रेरणा दे रही है बच्ची। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में होगी मैनुअल ड्रिलिंग, ड्रिफ्ट टनल बनाने में सेना की मदद। सुरंग के पास पहुंचा प्लाज्मा कटर, वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू हुई। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। पर फिलहाल काम किया जा रहा है और अब उन्हें निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले उस जगह पर पहुंची जहां वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं और अब जो मेन ऑप्शन था वहां से काम जो मुश्किल हुआ
तो अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। न्यूज़ 18 सबसे नजदीक पहुंचा है उस पॉइंट के जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि मशीनों ने यहां पर काम करना शुरू कर दिया है। यहीं से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी और यहां से अब गड्ढा खोदा जाएगा और उस गड्ढे के जरिए फिर अंदर पहुंचा जाएगा। ये 84 मीटर की ड्रिल होगी और माना यही जा रहा है कि जहां से ड्रिल शुरू हो रही है यहीं से नीचे ठीक उसी पॉइंट के आसपास 84 मीटर नीचे वो 41 मजदूर फंसे हुए हैं 12 नवंबर से। कि सबसे सक्सेसफुल ये ऑप्शन हो सकता है वर्टिकल ड्रिलिंग का। अब इस पर जोर शोर से काम शुरू हुआ है। न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जंगल के इस छोर से उस छोर की जहां पर ये ड्रिलिंग शुरू हुई है। आप मशीनों का यहां पर एक्शन देख सकते हैं और अब और मशीनें भी यहां पर पहुंचाई जाएंगी और उम्मीद यही है कि अगर जो मेन ऑप्शन ये था सिलक्यारा टनल के एंट्री पॉइंट वाला वो अगर नहीं भी सक्सेसफुल हुआ है तो कम से कम इस रास्ते के जरिए उन 41 मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा। सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने की नई योजनाओं में लंबा वक्त लगना तय है, इसलिए सुरंग के अंदर उन मजदूरों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। और सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों से टेलीफोनिक कम्युनिकेशन बनाने के लिए तार बिछाने का काम भी किया गया। BSNL से मजदूरों से संपर्क करने के लिए सुरंग के अंदर तक टेलीफोन की लाइन बिछाने का काम किया, जिससे मजदूरों के परिवार भी उनसे बात कर सकेंगे। टेलीफोन और तार को खाना पहुंचाने वाली पाइप के जरिए मजदूरों तक भेजा जाएगा। इसके अलावा मजदूरों को सुरंग के अंदर मनोरंजन के लिए मोबाइल फोन भी दिए गए हैं। ये पूरा सेटअप जो है वो बना हुआ है। ये तारें हैं जो यहाँ से टनल तक गई हैं। ये टेलीफोन्स रखे गए हैं, यहाँ पर सिस्टम भी साथ साथ लगा गया है। इसमें होना बस ये है कि ये टेलीफोन्स जो हैं ये उसी फूड पाइप के ज़रिए जिसके ज़रिए फ़िलहाल बातचीत हो पा रही है, उन फूड पाइप्स के ज़रिए इस तरीके के लैंडलाइन उन लोगों तक पहुँचाए जाएंगे और उसके बाद इन्हीं की मदद से वो अपने घर वालों से बात कर पाएंगे। माना जा रहा है कि ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन के खराब होने के बाद जिन भी दूसरे विकल्पों पर रेस्क्यू का काम आगे बढ़ाने का विचार हो रहा है उसमें मजदूरों को बाहर निकालने में काफी वक्त लग सकता है। उत्तराखंड के नैनीताल में एक हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की वजह सड़क पर काफी मलबा पड़ा होना बताया गया, जिसकी वजह से कार के ड्राइवर का संतुलन खो गया और कार गहरी खाई में जा गिरी। दिल्ली नंबर की एक कार में सवार यूपी के रामपुर के रहने वाले 5 लोग नैनीताल घूमने गए थे। इसी दौरान जब वो लोग दुरुस्त क्षेत्र में पहुंचे तो रास्ता खराब होने की वजह से उनकी कार अनियंत्रित हो गई और बागनी गांव के पास 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसकी वजह से उस कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग उन्हें बचाने के लिए गहरी खाई में भी उतरे। इस बीच पुलिस और रेस्क्यू टीम के साथ अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए। खाई से उन लोगों के शवों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जा सका। उत्तराखंड में उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 14 दिन बीत जाने के बाद भी फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता साफ नहीं हो पाया। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू में जुटी केंद्र और राज्य सरकार की टीमों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए नई रणनीति पर भी चर्चा हुई। सुरंग में मलबा हटाने का काम शुक्रवार को एक बार फिर ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन के खराब हो जाने की वजह से रुक गया था, जिसे ठीक करने में रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। बताया गया कि अब तक करीब 50 मीटर तक मलबा हटाया जा चुका है और करीब 8 से 10 मीटर मलबा हटाया जाना अभी बाकी है। ठीक से है, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं, तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ड्रिलिंग करने वाली ऑगर मशीन 2 बार खराब हो जाने की वजह से मजदूरों को बाहर निकालने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट ऑर्नल डिग्स के मुताबिक मजदूरों को बाहर निकलने में अभी 1 महीने का वक्त और लग सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक मलबा अमेरिका की ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए हटाया जा रहा था, लेकिन पिछले 4 दिनों में ऑगर मशीन 2 बार खराब हो गई। टनलिंग एक्सपर्ट ऑर्नल डिग्स ने बताया कि ऑगर मशीन के ब्लेड टूट जाने की वजह से आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन मैनुअली किया जाएगा, यानी 50 मीटर के आगे मजदूरों तक पहुंचने के लिए सुरंग से मजदूरों की मदद से सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे मलबा हटाने का काम किया जाएगा। If it has a big collapse, this would be a terrible thing. So it's like walking on glass. जिसमें सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने में 1 महीने का वक्त लग सकता है, यानी उन मजदूरों को सुरंग से बाहर निकलने में क्रिसमस तक का भी समय लग सकता है। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे विकल्पों पर भी काम होना शुरू हो चुका है। सुरंग से मलबा हटाने के काम में हो रही देरी की वजह से अब सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया है और इसके लिए सिलक्यारा सुरंग के अंदर नई मशीनों का पहुंचना शुरू हो चुका है। अभी तक ऑगर मशीन के जरिए सुरंग के अंदर भरे मलबे को हटाने का काम किया जा रहा था, लेकिन ऑगर मशीन के खराब हो जाने के बाद
सुरंग में फंसे उन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे तरीकों पर भी काम शुरू कर दिया गया ताकि उन्हें जल्द से जल्द सुरंग के बाहर लाया जा सके। देखिए नई नई मशीनें जो है जो सड़कों पर फिलहाल खड़ी थी वो अब अंदर की तरफ आने लगी है। ये ड्रिलर मशीन का हिस्सा है जो अंदर की तरफ आया है जिससे ड्रिलिंग की जाती है और इसको भी अब इस्तेमाल करने की जो बारी है वो आ रही है और इस वजह से एक एक करके तमाम मशीनें जो हैं बाहर आती जा रही हैं। अब ज़रा हाइट पर अगर आप देखेंगे तो आपको वो ऊपर जो मशीन है वो नज़र आएगी जो ड्रिलिंग के लिए पहुंचाई जा रही है और ये लाल रंग की जो मशीन आपको ऊपर नज़र आ रही है ये ड्रिलिंग का आगे का हिस्सा है जिसमें पार्ट्स लगते हैं अलग अलग। तो जो नीचे का हिस्सा हमने दिखाया वो उसी मशीन में लगने वाला पार्ट है। इसलिए सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग का काम शुरू करने के लिए मशीनों को सुरंग के ऊपर पहुँचाया जाना शुरू कर दिया गया है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने की नई योजनाओं में लंबा वक्त लगना तय है, इसलिए सुरंग के अंदर उन मजदूरों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। और सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों से टेलीफोनिक कम्युनिकेशन बनाने के लिए तार बिछाने का काम भी किया गया। BSNL से मजदूरों से संपर्क करने के लिए सुरंग के अंदर तक टेलीफोन की लाइन बिछाने का काम किया, जिससे मजदूरों के परिवार भी उनसे बात कर सकेंगे। टेलीफोन और तार को खाना पहुंचाने वाली पाइप के जरिए मजदूरों तक भेजा जाएगा। चलो समन्वय से चलो, सारी दुनिया को इस आधार पर जोड़ो, क्योंकि सारी दुनिया को पता चलना चाहिए अस्तित्व में एकता है, विविधता उसी का आविष्कार है। तो इसलिए हमारे लिए एक प्रयोजन बन गया। विवेकानंद कहते थे हर एक राष्ट्र का अपना एक प्रयोजन होता है, उसके लिए उसका उदय होता है, वो प्रयोजन समाप्त होते वो विलीन हो जाता है। भारत का प्रयोजन अक्षय है, उसकी विश्व जब तक है तब तक आवश्यकता पड़ने वाली है। वो प्रयोजन क्या है? यही जो है सबको जोड़ने वाला, सबका एक समन्वित व्यवहार उत्पन्न करके सबको उन्नत करने वाला धर्म है। धर्म यानी पूजा और खानपान नहीं। धारणा धर्म इत्याहु अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। कर्तव्य भी धर्म है और स्वभाव भी धर्म है। सबको जोड़ना, सबको उन्नत करना, सर्वे भी सुखिनः सन्तु, ये करने के लिए समाज को भौतिक सुख और पारलौकिक सुख दोनों की साधना करनी पड़ेगी। वो दोनों की साधना उत्तम रूप से करवाने वाला और जिसका जैसा स्वभाव है उसको समझते हुए प्रत्येक का विश्व के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने परिवार के प्रति व्यक्तिगत रूप से कर्तव्य निर्धारित करने वाला वो धर्म है। भारतवर्ष धर्म प्राण देश है। दुनिया को समय समय पर दुनिया का खोया हुआ संतुलन वापस लाने वाला, दुनिया की अतिवादिता को हटाने वाला, दुनिया को सुखी सुंदर दुनिया बनाने वाला, सबकी उन्नति करने वाला, तमस से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, मर्त्य जीवन से अमरत्व की ओर ले जाने वाला, ऐसा जो होता है तत्व अनुशासन, वो धर्म है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा न्यूज 18 पर। सर ये 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आने वाली है इलेक्शन की आएगी, जिसमें मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, तो अगर बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ बनाती है अपनी गवर्नमेंट, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जो कैपिटल है वहाँ पे भी यूनियन में भी दोनों की गवर्नमेंट रहेगी। तो बीजेपी गवर्नमेंट की सवाल क्या आपका? बीजेपी गवर्नमेंट की क्या स्टैंड है रिगार्डिंग दी जो नक्सल काफ़ी जो होते हैं खासकर बस्तर जैसे एरिया में, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट जो है स्टेट में भी है और सेंट्रल में भी है। हाँ। तो अभी तो नतीजा आएगा, अब तो बीजेपी को तो ये मान के चलिए छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार है, तो एक बार तालियां बजाइए इनके लिए कि छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार बना। दूसरी बात है इसमें एक वाक्य में जवाब दे दीजिए। एक वाक्य बस्तर पे हाँ मैं स्पेसिफिक आपको शायद पता होगा भाई साहब, आप कौन से प्रदेश से हैं वैसे आप?
बिहार से हैं। तो आज जो है, जब हमारी सरकार 2014 में आई, जितने नक्सल प्रभावित जिले थे उसमें 50% की गिरावट आई है और इंसिडेंट्स ऑफ टेरर में 70% की गिरावट आई है, और मध्य प्रदेश जिसमें नक्सली होते थे वो नक्सल मुक्त हो चुका है। और उसी प्रकार से हम छत्तीसगढ़ को भी, जो 2-3 जिले हैं जिसमें नक्सल प्रभावी है, उनको भी नक्सल मुक्त करेंगे। और इसीलिए ईवीएम का बटन ऐसे दबाए कि जो भी आतंकवादी हो, चाहे जिहादी हो, चाहे नक्सली हो, उसको फांसी की सजा मिले या उसको जेल में भेजा जाए। इन्होंने कहा कि रमजान में बिजली की व्यवस्था की थी सरकार ने, उसके बाद नहीं करते हैं रामनवमी पे। देखिए, सरकारें रिक्वायरमेंट के अनुसार व्यवस्था करती हैं। हमारा हिंदुओं का त्यौहार दिवाली होता है, प्रकाश का त्यौहार। हमेशा से सरकारों के निर्देश होते हैं दिवाली पे बिजली आनी चाहिए। होली पे हम रंग खेलते हैं, हमेशा सरकारों का आदेश होता है, किसी की भी सरकार रही हो, मेरी रही हो, कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, कि होली के दिन पानी की सप्लाई निरंतर पूरे दिन होती है। जो शहर में रहते हैं वो समझते होंगे। अब जो ये जो है, जो रमजान शहरी होती है सुबह अंधेरे में, उन्हें सुबह लाइट की जरूरत पड़ती है। केवल ये निर्देश होता है कि शहरी के समय पर लाइट होनी चाहिए। रामनवमी तो दिन का त्यौहार है, दिन में जुलूस निकलते हैं। रामनवमी लाइट की क्या जरूरत है? जो ये गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी के त्यौहार से कोई रंजिश है या कोई नाराजगी है। जो जैसी रिक्वायरमेंट है, जहां लाइट की जरूरत है लाइट देंगे, जहां पानी की जरूरत है पानी देंगे। पहली बात तो ये, तो इन दोनों से आप इसका जवाब मांगना कि उज्जैन में महाकालेश्वर के मंदिर में बीजेपी सरकार ने कुछ मूर्तियां लगवाई थी। वहां उस मूर्तियों को स्थानीय जो मूर्तिकार थे उन्होंने टेंडर दिया, वो 8-8 लाख में लगा रहे थे। बढ़िया मूर्ति जो बहुत प्रतिष्ठित हैं। एक गुजरात की कंपनी को आरएसएस का आदमी उसे ले आए, 40-40 लाख रुपए में लगवाई, और उसने सिंथेटिक की मूर्ति बना बना के लगा दी। पहली आंधी में सारी उड़ गई। ठीक है, ओके ओके, एक चीज तो मुझे बड़ी पसंद आ रही है कि जो लोगों का एक समय पर नारा था, मिले मुलायम कांची राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, आज मूर्तियों के उड़ने पर इतनी उनको पीड़ा हो रही है। तो कितना पॉलिटिक्स चेंज हुआ है कि आज इनको भी कहना पड़ रहा है, कहां मुलायम कहां कांची राम, मिलके बोलो जय श्री राम। ये इतनी तब्दीली हुई है। जो कहते हैं मोदी जी के राज में कुछ नहीं हुआ, देखिए अब तो मूर्तियों के विषय में चिंता करने लगे। तो मां लक्ष्मी के अपमान पर बोलिए, रामचरितमानस पर बोलिए, और बोलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार की बातें करते हैं उस पर आपका क्या स्टैंड है, पर छोड़ दीजिए, उस पर नहीं बोलेंगे ये लोग, छोड़ दीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी में जाना और इफ्तार रखना सरकारी खर्च पर यह सेकुलरिज्म का काम कहलाता है। परंतु अयोध्या में, या चाहे वो काशी विश्वनाथ धाम हो, या चाहे वो महाकाल हो, या चाहे वो आज ब्रज कॉरिडोर हो, ये बांके बिहारी कॉरिडोर हो, जिससे कि सारी वहां के लोगों की आय बढ़ेगी, वहां पर टूरिज्म बढ़ेगा, यह काम करना यह सांप्रदायिक हो जाता है। परंतु वहां पर अगर आपने इफ्तार पार्टी रख दी तो वो तो बड़ा सेकुलर है। और इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिसिटी ऑर्डर जिसकी जितनी ज्यादा जरूरत होती है इसलिए किया। तो मुझे बताइए ना, राजस्थान की सरकार ने दिवाली के समय पर ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला था। राजस्थान की सरकार ने नवरात्र के समय ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला था। राजस्थान की सरकार ने रमजान के समय पर ऐसा निकाला था। तो मेरा सवाल विवेक सर से है। सर, मुद्दे जो होते हैं या तो जनता तय करते हैं या फिर जनता के प्रतिनिधि ही तय करते हैं। वो वही मुद्दे तय करेंगे जो जनता को पसंद आता है। तो अगर बीजेपी अपना कोई मुद्दा चुन रही है, जनता उसे पसंद कर रही है, आप अपने मुद्दे को प्रमोट करने के बजाय दूसरे के मुद्दे में खामियां क्यों निकालते हैं? That's a very important question. आप बीजेपी को काउंटर करिए ना। जब बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मुद्दा बना रही है, बीजेपी उसमें विकासवाद को भी जोड़ रही है, और पब्लिक यानी ये जनता और कैमरे की सौर की जनता उस मुद्दे को पसंद कर रही है। आप नापसंद करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे ये फर्क पड़ेगा सर, हिटलर भी इस पृथ्वी पे आया था, कम्युनिस्टों ने भगाया था, फांसीवाद था, कल्चरल रिवॉल्यूशन था, चुन के आया था, लोगों का चहेता था। लेकिन अगर फांसीवादी ताकतों को इस देश में बढ़ने दिया, जो धर्म के नाम पे मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी करेंगी, समाज और देश टूट जाएगा। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आज बहुत अच्छे लग रहे हैं मंदिर के रेनोवेशन, लेकिन ये मात्र मंदिर का रेनोवेशन नहीं हो रहा है, यहां समाज को बांट के वोट की राजनीति। क्या बात कर रहे हैं? मंदिर का रेनोवेशन हो रहा, समाज को बांटना हो गया? समाज को बांट के राजनीति है। आप कह रहे हैं मंदिर का रेनोवेशन, आप कह रहे हैं अयोध्या में मंदिर बनाना समाज को बांटना है, काशी विश्वनाथ का मंदिर को बढ़ाना समाज को बांटना है। कमाल की बात है ये। मंदिर की राजनीति सिर्फ और सिर्फ राम के प्रोफेसर अमीश जी बीच में मत आइएगा। सिर्फ देखिए, सीपीएम का क्या मॉडल सीपीआई का मॉडल था। सेन ब्रदर्स एक होते थे, उन दोनों बेटों को मार दिया, मारने के बाद उनके बेटे के खून से चावल पकाया और माँ को, जिंदा माँ को खिलाया। ये सीपीएम का मॉडल रहा है बंगाल में। तियमान स्क्वायर पर प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट पर
टैंक चलवा दिया। ये आइडियोलॉजी की अमीश वामपंथियों भाई का है। एक बात नहीं बोली इन्होंने, टैंक सिर्फ चलवा उल्टे दिया। सीधे सच झूठ तथ्य। मैं पूछना चाहता हूं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अगर खराब है तो कल तो ये महात्मा गांधी को भी सांप्रदायिक कह दिया। अरे महात्मा गांधी ने हे राम और राम राज्य की कल्पना की थी, आज हे राम और राम राज्य की बात करते हैं। इनके तो अध्यक्ष का नाम सीताराम येचुरी है, ये तो सीताराम को भी कॉम्युनल कहते भाई। अब सुन लीजिए आप कुलदीप जी का। उन्होंने बोला कि मंदिर का रेनोवेशन जो हो रहा है वो नफरत के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, वो बड़ी उस पर आपका नहीं, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ना ये सेकुलरिज्म का सबसे सुंदर गाना है, और वहां पर मंदिर का रेनोवेशन होना, मंदिर का एक्सटेंशन होना, ये सांप्रदायिक है। जब राम जी, एक सेकंड मुझे बताइए, एक मिनट मुझे बताइए, प्रभु श्री, एक सेकंड, अगर प्रभु श्री राम इनके सांस्कृतिक आदर्श नहीं है तो भाई सीताराम का नाम बदलकर कर दो बाबर, कर दो उनका नाम बाबर के नाम के पीछे। नाम सीताराम है और आदर्श बाबर है, यही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा तो मैं हूं, बाबर से हमारे देश का कोई लेना देना नहीं है, परंतु लेकिन सीताराम से है, राम से है, राम और कृष्ण से है, बाबर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुलदीप पहली बात, लेकिन शराब घोटाले के अंदर मैं इसलिए बात पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मनी ट्रेल की बात करी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब मनीष सिसोदिया की आप बेल लेने के लिए गए थे तो उस विषय पर मनी ट्रेल की एक बात करी है, एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन की बात करी है। क्या आपको लगता नहीं है कि भ्रष्टाचार वाले मुद्दे के ऊपर जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसी को खाने भी नहीं दूंगा, मैं खुद भी नहीं खाऊंगा, पब्लिक इस लाइन को पसंद कर रही है, और जब वो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है और आप कहते हैं ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, उसको पब्लिक हैंड इन हैंड नहीं लेती? देखिए अमीश भाई, पहली बात तो मैं शराब घोटाले की बात कर लेता हूं। यह मामला निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं सबने यह कहा कि कोई सबूत ना निचली अदालत में ईडी पेश कर पाई, ना सीबीआई पेश कर पाई। जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि यह मामला जो ट्रायल में आएगा तो 10 मिनट यह टिकेगा नहीं, क्योंकि वहां पर उनके पास कोई भी सबूत इसके अंदर नहीं है। 10 मिनट नहीं टिकेगा, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग बता रहा हूं। पहले तो मैं वो कह रहे कि कट्टर ईमानदार है और आप कट्टर भ्रष्टाचारी, प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं बड़े ईमानदार है। आज की तारीख में 3 सवाल है मेरे। शराब घोटाले पर जब कार्रवाई ईडी की और सीबीआई की, सीबीआई के मामले में भी अंदर एक कोर्ट ने रात नहीं दी, हाई कोर्ट ने कहा कि ये मनी मास्टरमाइंड है। इसमें जब कार्रवाई हुई तो कांग्रेस पार्टी ने अभी 1 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हमारी शिकायत थी, बिल्कुल सही कार्रवाई हुई। क्या कांग्रेस झूठ बोल रही है? कांग्रेस विद्वेष की भावना से काम कर रही है, अजय माकन से लेकर सुप्रिया सुनील, पवन खेड़ा। दूसरी बात, जो अरविंद केजरीवाल ने 2013 में कहा था कि सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव ये भ्रष्ट है, इनको जेल में डालो, क्या वो आज अपनी बात से फिर गए? उस समय झूठ बोल रहे थे, भ्रष्ट नहीं थे, या आज उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है? और तीसरी बात, मुझे केवल तीसरी बात बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट, अब शांत रहिए, ये गलत है। ओके शहजाद, सुप्रीम कोर्ट ने केवल ईडी के मामले में नहीं, सीबीआई के मामले में, जिसमें कोई पीएमएलए का कानून नहीं है, उसमें पीओसीए का कानून है, उसमें आईपीसी का और सीआरपीसी का कानून है, उसमें भी बेल रिजेक्ट की है। तो पीएमएलए कानून का बहाना बनाना बंद कीजिए। 14 पार्टियां गई थी ईडी के खिलाफ, कुछ नहीं मिला, झुंझुना मिला। अब बताइए, अन्ना की उंगली पकड़ के आने वाले लोग लालू के साथ क्यों बैठे? अरे मैंने लालू करप्ट है कि नहीं? लालू 4 बार कन्विक्टेड है, सुनिए 4 बार, 1 2 3 4 कितनी बार कन्विक्टेड है? पीडीपी के लालू यादव करप्ट है कि नहीं है? ये तो अपनी सत्ता के लिए पीडीपी के साथ सरकार बनाने थे। अब पीडीपी के साथ कौन है? अब पीडीपी के साथ ये है, पीडीपी के साथ चले, पीडीपी के साथ सरकार चलाई, अब आप हैं उनके साथ, इन्होंने पीडीपी में सरकार चलाई है इन्होंने। लालू प्रसाद एक अजीत पवार भ्रष्ट है नहीं, बता दीजिए। लालू प्रसाद अरे अजीत पवार तो बता दीजिए। अजीत पवार बताइए, लालू यादव बताइए। ठीक है, अजीत पवार हो गया। ये बताएं लालू यादव करप्ट है कि नहीं है, ये बताएं अजीत दादा पवार करप्ट है कि नहीं है। ठीक है, हो जाए मुकाबला। पहले कौन बोले? पहले आप बोले, चलिए। अजीत पवार करप्ट है कि नहीं है? जी, 30 सेकंड। कोर्ट डिसाइड करती है कन्विक्शन के बाद। जी, अजीत पवार कन्विक्टेड नहीं है। एक सेकंड, सर, ये क्या तरीका है यार? ये क्या तरीका है भाई? आप बोलिए, आप मैं कह रहा हूं कि कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड सर्टिफाइड करप्ट कौन है? लालू प्रसाद 4 बार है। हाँ या ना बोल दी। ठीक है भाई, उन्होंने जवाब दिया। मुझे लालू यादव करप्ट है कि नहीं है? मुझे पहले से ज्यादा लालू 4 बार कन्विक्टेड है। अब सुनेंगे नहीं करूंगा। अब सुनेंगे 4 बार कन्विक्टेड है कि नहीं? नहीं, 4 बार कन्विक्टेड है। अरे चलिए बताइए, लालू के बारे में आपने बोला था क्यों करप्ट है? अब तो 4 बार कन्विक्टेड चाहता हूं, आप ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनको पूरा देश मानता है, सजा भी मानते होंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था अजीत पवार सत्ता घोटालेबाज है। बताइए ना, अच्छा ठीक है, बौखलाहट यही है इनकी, सुनना नहीं चाहते। देखिए बौखलाहट यही है, सुनना नहीं चाहते। मैं तो पूछ रहा हूं इनसे, जो मोदी जी ने कहा था वो सस्ता है झूठ बता दे। जो मोदी जी ने कहा था सस्ता है झूठा, केजरीवाल ने सोनिया को करप्ट बताइए। मानते जो मोदी जी ने कहा था सस्ता झूठा, अजीत पवार को मोदी जी ने 70,000 का घोटाले में बताया था। जी,
बताइए। एक सेकंड आ रहा है, मैं आपको 15 सेकंड दे दूंगा। अब इन्होंने कहा चले हेमंत विश्व शर्मा बता दीजिए। अरे भाई नहीं है करप्ट, हेमंत विश्व शर्मा नहीं है करप्ट, नहीं है, नहीं है करप्ट। क्यों लेके घूमते अब बोले सोनिया गांधी करप्ट है, बताइए। अब बोले सोनिया गांधी करप्ट है क्योंकि कोर्ट ने घूमते थे, बताइए। रिजेक्ट कर दिया। कौन लेके घूमते थे वोटर्स के घोटाले बाद? अब बोले सोनिया करप्ट, अजीत पवार बताइए, भ्रष्ट है भ्रष्ट है। एक सेकंड, अब एक सेकंड, मोदी झूठ बोल रहे थे, एक एक करके मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, जब तक कोई आदमी मोदी झूठ बोलते, जब तक कोई आदमी ये बोल रहे मोदी झूठ बोलते, अरे यार क्या ये बोल रहे मोदी झूठ बोल, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। ये बोल रहे मोदी झूठ बोलते, जब तक कोई आदमी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड नहीं होता, अजीत पवार का नाम ही नहीं लिया था, आप देख लीजिए वीडियो। पहले बताओ। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर बयानों की बात करें तो सबसे पहले सोनिया करप्ट, लालू करप्ट, मुलायम करप्ट, एनसीपी करप्ट, शरद पवार करप्ट, ये सारी बातें 2012 में 13 में वाड्रा करप्ट, ये किसने कही थी? अरविंद केजरीवाल ने लिस्ट निकाल के कही थी। अब अरविंद केजरीवाल जी से सवाल है, उनमें से तो एक 4 बार कन्विक्टेड है, क्या कन्विक्टेड व्यक्ति को कम से कम आप करप्ट मानते हैं, हाँ या ना? ठीक है, जवाब देखिए मैंने इनसे इन्होंने सोनिया जी का गिनवा दिया और सबका गिनवा दिया। मैं कह रहा हूं अरे आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हो, मोदी जी आपके नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनकी बात को झूठ कैसे मान सकते हो? मैं तो बड़े सच्चाई से लेता हूं। उन्होंने मन से खड़े होकर कहा था कि अजीत पवार एनसीपी 70,000 करोड़ के घोटालेबाज, और 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी ने बगल में लाके उसको बैठा लिया। लालू यादव ये कैसा भ्रष्टाचार में वार है कि वो नारायण राणे, जिसको जो भ्रष्टाचार में था, ईडी उसके घर पे गई हुई थी, उसको भाजपा में शामिल करा दिया। लालू यादव तो कांग्रेस के टाइम पे कन्विक्ट हुए। मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है कैसे भी जोड़ तोड़ के अपनी पब्लिक भ्रष्टाचार पे पब्लिक जरूर बोलना चाहेगी, ऑडियंस जरूर बोलना चाहेगी। एक एक सवाल जल्दी जल्दी अपनी राय रखिए। भ्रष्टाचार मुद्दा है, हाँ या ना में? खड़े होके बोलिए। बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, लेकिन मेरा जो सवाल ये है, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि उस भ्रष्टाचार का कहीं पे कोई एंड पॉइंट नहीं, कोई नहीं लगा रहा है। पहले जो मुद्दे होते थे, मुख्य मुद्दे वो होते थे भ्रष्टाचार, पेट्रोल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन अब जो मुख्य मुद्दा होता है वो धर्म का मुद्दा होता है। आज की आपकी ऑडियंस की प्रशंसा करना चाहूँगा, बहुत ही मेजर और बहुत समझदार ऑडियंस है, इसके लिए आप ताली बजाओ। और सबने पार्टी का भेदभाव ना करके गंभीर प्रश्न पूछे हैं। दूसरे, अभी हमारी जो परिचर्चा शुरू हुई थी वो हुई थी चुनाव से, विधानसभा से, और वो करप्शन पे आ गई। एक जुमला बहुत ताकत लगा के बोला गया कि मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर मोदी जी इस जुमले के प्रति समर्पित होते तो आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का बेटा आज जेल में होता, जिसके ऑडियो घूम रहे हैं। 10-10 हजार करोड़, 15-15 हजार करोड़ के ट्रांसफर हैं। दूसरी बात, अमित जी, OCCRP एक यूरोपियन, क्या पूरे देश के पत्रकारों का समूह है जिसने अडानी के खिलाफ रिपोर्ट दी है कि कितने हजार करोड़ का, 20,000 करोड़ का घोटाला कैसे कैसे किया, सबूत दिए हैं। मोदी जी ने जांच तक नहीं बैठाई। तीसरे, अगर मोदी जी ईमानदार होते तो हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री ना होते, और अजीत पवार सरकार में ना होते। मैं आऊंगा विवेक, आप क्या दूंगा? एक सवाल और जी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाई, इनको भरोसा नहीं है। मैं इनसे कहता हूं, मेरी बात सुनिए ना, इनको कहिए कि एक बार छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो प्रोजेक्ट दिया गया वो सही है, गलत है? छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट दिया गया नहीं, पूछे इनसे एक बार। पंजाब में भी दिया गया। बड़ी खबर बता रहा हूं, कांग्रेस ने राजस्थान में एक पोस्टर रिलीज करा है जिसमें न मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है, न गुज्जर नेता सचिन पायलट की तस्वीर है। इसको लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी कह रही है कि एक दलित कांग्रेस के चीफ को हटा दिया गया है और एक बड़े गुर्जर नेता को हटा दिया गया है। बीजेपी उसको विषय बना रही है, यह एक बड़ा विषय है। मैं इसके ऊपर आपकी राय लेना चाहता हूं। भाटी जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय के ऊपर? क्या आपको लगता है सचिन पायलट को दरकिनार करना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर होगा? देखिए, घूम के क्योंकि उस पोस्टर में राहुल गांधी है और अशोक गहलोत है। घूम के हम वहीं आगे जहां से शुरू हुए थे, मैंने शुरू में बोला था कि मोदी जी की बौखलाहट देख के पता चलता है कि चुनाव हार रहे हैं। एक दिन पहले तो खड़गे को गाली दे रहे थे, खड़गे मेरे बाप को पकड़ लिया, खड़गे ने मेरे बाप पे चले गए खड़गे, और अगले दिन खड़गे के प्रति सहानुभूति होगी। खड़गे की फोटो क्यों नहीं है कांग्रेस के वो पोस्टर में? अब कांग्रेस, बीजेपी किसकी फोटो लगाती है, इसको हमें क्या लेना देना, और कांग्रेस किसके लगाती है, इसका मोदी जी से क्या लेना देना? जवाब उन्हें अपना काम करना था। शहजाद, आप तो राजस्थान में रह के आए कि आप ये विषय क्यों है? कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, वो नहीं समझते कि सचिन पायलट और खड़गे साहब को दिखा के वोट मिलेंगे, राहुल और अशोक गहलोत का चेहरा चमकेगा। राहुल गांधी मात्र एक सांसद है कांग्रेस पार्टी के, उनकी अभी अधिकृत कोई पोजीशन कांग्रेस पार्टी में नहीं है। उनका इतना बड़ा, राहुल गांधी कौन है कांग्रेस के लिए? तो मतलब पारिवारिक पार्टी है ना, मतलब पार्टी नहीं है, परिवार का दल है, परिवार की कंपनी है, मान ले। मतलब कि मल्लिकार्जुन खड़गे केवल नाम के हैं, रिमोट कंट्रोल्ड है, वो कोई अध्यक्ष नहीं है, वो नॉमिनल हेड है, जैसे कि मनमोहन सिंह थे, उनको भी कोई पावर नहीं थी, असली चलाने वाली सोनिया गांधी थी। परंतु मेरा सवाल ये है कि देखिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा दलितों के साथ उत्पीड़न, करौली में दलित बच्ची के साथ रेप, SC आयोग के अध्यक्ष ने खिलाड़ी लाल बैरवा ने इस्तीफा दे दिया। वहां पर जिस
प्रकार से गुर्जर समाज का अपमान किया गया, सचिन पायलट का अपमान किया गया, राजेश पायलट से लेकर पूरे दलित समाज का अपमान किया गया, उसकी लंबी श्रृंखला में आज लाल डायरी है, ये बीजेपी की लाल डायरी है। ये बीजेपी की लाल डायरी नहीं, ये राजेंद्र गुड़ा, और वो भी बीएसपी से जुड़े हुए थे। नहीं, मेरे पास नहीं है, ये तो सांकेतिक है। असली डायरी और उसके कारनामे अशोक गहलोत के पास ही होंगे, और उस डायरी में लिखा है कि पिताजी की सरकार की गारंटी मैं भी नहीं ले सकता, बेटा भी देने को तैयार नहीं। कांग्रेस का सेल्फ गोल है? देखिए, कोई सेल्फ गोल नहीं है, ये जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रही है भाजपा, और इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुर्जर वर्सेस जाट करें। अब आप सुनिए, मैं उसका उत्तर भी एक दे देता हूं, जो करप्शन वाली बात आई थी। आईएनडीए का जो अलायंस है, बड़ा मजबूत अलायंस है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि साहब लालू के आप साथ थे या नहीं थे, लेकिन इसलिए कमलनाथ ने कहा, बिल्कुल सुनिए, 2024 में ये जरूरी है, हम मंदिर के खिलाफ नहीं, मस्जिद के खिलाफ नहीं, रिनोवेशन के खिलाफ नहीं, सुन लीजिए, लेकिन उसका जो राजनीतिक प्रयोग है उसके खिलाफ है। और शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए। फिलहाल ये देश है हमारा के आज के एडिशन को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जनता जनार्दन आपका बहुत बहुत अभिनंदन। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। नमस्कार।